हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है, अतः सर्वनाम की भांति ही विशेषण भी एक तरह की संज्ञा भी होती है, जैसे नीला आकाश, लंबी सड़क, लंबी लड़की, छोटा लड़का, मोटा आदमी, सफ़ेद गाय, सुंदर महिला इत्यादि में नीला, लंबी, छोटा, मोटा, सफ़ेद तथा सुंदर विशेषण शब्द है जो आकाश, लड़की, लड़का, आदमी, गाय एवं महिला आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। समझे बच्चों, इसमें विशेषता कौन सी है? आकाश, लड़की, लड़का, आदमी, गाय एवं महिला इत्यादि, ये है विशेषता इन सब की। आगे क्या है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे ये इनके 4 भेद के नाम लिख दिए हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का शाब्दिक अर्थ गुण बताने वाला होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भले लोग, गंदी बस्ती, कोमल शरीर, पुराने कपड़े, छोटा मकान, काला घोड़ा, लालची आदमी इत्यादि। इसमें क्या क्या है? भले लोग, तो इसमें विशेषता क्या है? भले। गंदी बस्ती, गंदी। कोमल शरीर, शरीर होता है कोमल। पुराने कपड़े, पुराने। छोटा मकान, छोटा। और काला घोड़ा, इसमें इनका गुण बताया गया है। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण क्या है? रवि ईमानदार लड़का है। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। पहले वाक्य में लड़का संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? ईमानदार। अतः इस वाक्य में ईमानदार विशेषण शब्द है। ईमानदार होना एक गुण है, अतः यहाँ ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। द्वितीय वाक्य में कंपनी संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द बड़ी है, अतः इस वाक्य में बड़ी विशेषण शब्द है। बड़ी शब्द संज्ञा का आकार बता रहा है, अतः यह बड़ी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ कौन सा है? वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो बड़ी कंपनी की विशेषता क्या है? बड़ी। और रवि एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पे किसकी वो है विशेषता बता रहे? रवि की विशेषता क्या है? ईमानदार। समझे बच्चों? इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ संख्या का बोध कराने वाला होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी के सभी संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के माध्यम से संस्कृत भाषा से आए हैं। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कौन से हैं? मैंने बाजार से 4 पुस्तकें क्रय की। क्रय यानी खरीदना। इस वाक्य में पुस्तकें संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द 4 हैं, अतः इस वाक्य में 4 विशेषण शब्द है। 4 शब्द संख्या की संख्या बता रहा है, अतः यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कौन सा हुआ? 4। क्या हुआ? मैंने वहाँ पे 4 पुस्तकें क्रय की। क्रय यानी खरीदना। मैंने वहाँ पे 4 पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पे क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे आया है। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या या गणना का बोध करवाता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 कुर्सी, 2 आम, 100 छात्र, दूसरा व्यक्ति, तीनों लड़कियां आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध नहीं करवाता है। नहीं बोला है यहाँ पे, देखो नहीं करवाता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई आदमी, कुछ छात्र, बहुत लोग, सब जानवर आदि। यहाँ पे संख्या नहीं बताई गई है बच्चों, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपको ये ध्यान देना है, जहाँ पे क्रम आते हैं ना नंबर, उसे संख्यावाचक, और जहाँ पे नहीं आते हैं उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषता कहते हैं। यदि अनगणनीय संज्ञा के साथ मात्रा सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तथा अनिश्चितता सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो ऐसे विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण क्या है? हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। इस वाक्य में दूध संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता है 10 लीटर। यहाँ 10 लीटर संज्ञा का परिमाण बता रहे हैं, अतः इस वाक्य में 10 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। तो समझे बच्चों, यहाँ पे परिमाणवाचक क्या है? ये जो है ना 10 लीटर दूध देती है, तो इसका परिमाण क्या हुआ? 10 लीटर। हाँ, यहाँ पे दूध हो रहा है, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध करवाता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा आदि। समझे बच्चों, यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे भी शब्दों की जहाँ पे बात आती है ना, जैसे 3 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, तो ये शब्द संख्या आ रही है ना, उसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। यानी एक चीज निश्चित है कि हाँ मैंने 4 किलो अनाज खरीदा, हाँ मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ये बात होती है। इसको बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के इसमें सब कुछ निश्चित होता है, तय होता है। ऐसे नहीं कि कुछ मापतोल नहीं होता है, यहाँ पे निश्चित है सब कुछ। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध नहीं करवाता है। यहाँ पे भी क्या है? नहीं करवाता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण क्या होते हैं? थोड़ा सा दूध देना, मुझे कुछ सामान चाहिए, ओलावृष्टि में हजारों टन अनाज नष्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ वो नहीं है कि हाँ भी कुछ माप तोल नहीं है उसका कि हाँ भाई इतना हुआ है उतना हुआ है, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा सामान चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 किलो 4 किलो, नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ पे किसी का बोध नहीं करवाया है माप तोल का। तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण वह सार्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर वो विशेषण हो जाते हैं। जैसे कोई रो रहा है वाक्य अनिश्चित सर्वनाम का उदाहरण है, जबकि कोई बालक रो रहा है वाक्य सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कोई रो रहा है और कोई बालक रो रहा है में फर्क है बच्चों, क्योंकि उसमें बालक है ना। कोई रो रहा है तो क्या पता चले कौन है, और यहाँ पे क्या है? कोई बालक रो रहा है। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण: वह कौन आ रहा है, यह मेरा घर है, वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है, जो बालक पढ़ते हैं
वे सफल होते हैं। कौन बालक जा रहा है और कोई बालक रो रहा है। ये है इनके उदाहरण। तो आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर सभी विशेषण के भेद और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है और उसके उदाहरण क्या हैं। सब कुछ डिटेल में लिखा है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी लिखने में, समझने में और पढ़ने में। आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, उन भेदों का क्या महत्व है, कहाँ हम उनको पहचान सकते हैं, उनके क्या उदाहरण होते हैं। यानी जैसे यहाँ पे लिखा है आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण लिखे हैं। इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? किसी वाक्य में उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर्ता का विस्तारक ही उद्देश्य विशेषण होता है। यह वाक्य में सदैव कर्ता से पहले लिखा जाता है। कर्ता यानी काम करने वाला। परीक्षा में शीघ्रता से उद्देश्य विशेषण पहचानने के लिए एक यह ट्रिक है कि उद्देश्य विशेषण सदैव कर्ता से पहले ही होगा। जैसे चालाक बालक भाग गया, कमजोर बालक हार गया, मैं हरी सब्जी अधिक खाता हूँ, वह एक पतला लड़का बैठा है, मुझे स्वादिष्ट भोजन पसंद है। इसमें क्या है? वाक्य में उद्देश्य की विशेषता बता रहे हैं। उद्देश्य क्या है? जैसे मुझे भोजन बहुत पसंद है, तो ये उद्देश्य क्या है? भोजन। मेरा उद्देश्य है भोजन करना। विधेय विशेषण। किसी वाक्य में विधेय कर्म एवं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर या क्रिया का विस्तारक ही विधेय विशेषण होता है। यह वाक्य में सदैव कर्ता के बाद होता है। विधेय विशेषण क्या होता है? कर्ता के बाद। और उद्देश्य विशेषण क्या होता है? कर्ता से पहले। इनका डिफरेंस समझे बच्चों? ये जो विधेय विशेषण होता है ना, ये कर्ता के बाद होता है, यानी काम करने का उसका बाद में आता है। और उद्देश्य में क्या होता है? पहले होता है। मेरा उद्देश्य क्या है? विशेषण से पहले होता है कि हाँ मुझे ये काम पहले करना है। जैसे उद्देश्य में क्या था कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट भोजन है, तो उसमें पहला ही उद्देश्य बता दिया कि भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। और इसमें क्या होएगा? ये हमारे उद्देश्य और विधेय विशेषण के परिभाषा और उनको उदाहरण सहित बताने का तरीका। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे विशेषण और उसके भेद और उसकी विशेषताएं और उसकी सारी परिभाषा उदाहरण सहित वाक्य सहित बता रही हूँ। अभी मैंने बताया है विधेय विशेषण के उदाहरण कौन से होते हैं। शंकर होशियार है, सब्जी हरी है, उस प्रत्यय जोड़ा जाता है या फिर मूल विशेषण शब्द पहले से का प्रयोग किया जाता है। मूलावस्था से उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। विशेषता की उत्तरावस्था के उदाहरण कौन से होते हैं? रमेश महेश से अच्छा है और गंगा सबसे पवित्र नदी है। ये क्या है? उदाहरण है किसके? मूलावस्था की। विशेषण की उत्तरावस्था के उदाहरण है यहाँ पे कि रमेश महेश से अच्छा है, यानी कंपैरिजन, वो उससे अच्छा है। उसका समझ रहे हो आप कि गंगा सबसे पवित्र नदी है। ये क्या है? उसकी उत्तरावस्था के उदाहरण है विशेषण में। यहाँ पे हमने विधेय विशेषण के उदाहरण भी देख लिए हैं। उद्देश्य विशेषण के भी उदाहरण देखे थे, उसकी परिभाषा भी देखी थी। अब है विशेषण। मूलावस्था में संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। विशेषण की मूलावस्था के उदाहरण क्या है? राम एक अच्छा लड़का है, श्याम बुरा व्यक्ति है, गंगा एक पवित्र नदी है, कविता एक पटु बालिका है। यहाँ पे क्या है? ये मूलावस्था में संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। अब यहाँ पे स्थिति एकदम सामान्य है, वो उसकी तारीफ कर रहा है कि हाँ राम एक अच्छा लड़का है, एकदम इजीली उसने बता दिया। सर्वनाम उसमें एकदम सामान्य स्थिति में बताया है। श्याम बुरा व्यक्ति है क्योंकि उसने उसके अवगुण देखे होंगे ना। गंगा एक पवित्र नदी है, हाँ सच में गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है। और कविता एक पटु बालिका है। यहाँ पे मूलावस्था के सामान्य स्थिति का बोध किया गया है और यहाँ पे इसके विशेषण की मूलावस्था के उदाहरण हैं।
उत्तमावस्था, जब कोई विशेषण शब्द दो या अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ उस विशेषण की अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए या तो मूल विशेषण में तम, इष्ट, तरीन में से किसी एक प्रत्यय को जोड़ा जाता है या फिर मूल विशेषण से पहले शब्द से शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण की उत्तमावस्था के उदाहरण क्या है? राम सबसे अच्छा लड़का है, कमला गांव की वरिष्ठ महिला है, शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है और गंगा सबसे पवित्र नदी है। इसमें क्या किया, कौन सी विशेषता बताइए? राम सबसे अच्छा लड़का है, कमला गांव की वरिष्ठ महिला है। एकदम मतलब इसमें समझाया गया है कि इनमें मूल रूप से इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो समझे बच्चों, ये थे हमारे विशेषण, उसकी परिभाषा, उनके भेद और उनकी परिभाषा और उदाहरण। आई होप आपको पसंद आया हो, आपने समझा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।